क्लास 8। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है तत्वों का निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें मैं 4 तत्व पढ़ाऊंगा: लोहा, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम। चारों का निष्कर्षण क्रियाविधि का वर्णन मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे कराऊंगा। मैं 4 वीडियो बनाऊंगा जिसमें चारों का अच्छी तरीके से किया रहेगा। ये चारों जो है वो हमारे क्लास 12 और 10th दोनों के बोर्ड एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इन चारों को अच्छी तरह देख करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, जिससे आपके कोई क्वेश्चन इसमें से छूटे नहीं। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से आज लोहा को पढ़ा रहा हूँ, फिर आगे 3 वीडियो में मैं बाकी के 3 जो बचेंगे उनको मैं कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो आता है बोर्ड एग्जाम में आता है, लोहे के प्रमुख अयस्कों के नाम, निष्कर्षण की विधि तथा वात्य भट्टी में होने वाली अभिक्रिया को लिखे। मतलब हम लोग को यहाँ पे पहले बताना है, अयस्कों के नाम बताना है, फिर निष्कर्षण कैसे होता है, और उसके लिए लोहे में स्पेशल निष्कर्षण जो होता है वह अवकरण जो होता है वो वात्य भट्टी में होता है, तो उसमें होने वाली अभिक्रिया को बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोहा कैसे का संकेत क्या होता है? तो आवर्त सारणी में हम लोगों ने डी ब्लॉक तत्व में इसके बारे में जाना था। इसका जो संकेत होता है वो होता है Fe होता है। इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 26 होती है, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 55.85 होता है AMU। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीज बहुत अच्छी तरह से जाना। फिर यहाँ पे परमाणु संख्या जब इसकी 26 होती है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम खुद बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने पहले बताया डी ब्लॉक तत्व का है ये। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d 2 2 4 6 10 2 12 2 12 6 18 2 20 और 6 26। अर्थात ये डी ब्लॉक तत्व है जो कि 3D ब्लॉक में 6ठे नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग का क्लियर हुआ। अब इसके बाद से इसकी उपस्थिति बात करते हैं। तो हमने जाना था कि लोहा जो है वो क्रियाशील धातु है, जिसके कारण इसकी जो उपस्थिति होगी वह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। मतलब यह प्रकृति में संयुक्त अवस्था, केवल संयुक्त, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये केवल संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा तो इसके कुछ अयस्क होंगे, तो उनको हम लोग का अयस्क का यहाँ पे नाम लिखना है। तो इसके मुख्य अयस्क बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहला जो इसका अयस्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क होता है, जिसका नाम होता है हेमेटाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। याद रहेगा आप लोगों को Fe2O3। दूसरा नंबर जो होता है उसका नाम होता है मैग्नेटाइट। इसका क्या होता है? तो Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4। तीसरा नंबर हमारा इसका क्या होता है? तो आयरन पायराइड। आयरन पायराइड मैं एक से अधिक इसलिए लिखवा रहा हूँ कि कोई भी पूछ दे तो आप बता सके, या 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आप इसको कर सकेंगे। आयरन पायराइड FeS2। एंड 4th नंबर जो होता है उसका नाम होता है सिडेराइड। इसका फॉर्मूला होता है FeCO3। याद रहेगा आप लोग को। ये 4 जो हैं ये हमारे क्या है? अयस्क के नाम है किसके? लोहे के। तो लोहे के मुख्य अयस्क यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए, लोहे का संकेत Fe, परमाणु संख्या 26, परमाणु द्रव्यमान 55.85, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d6। अगर शॉर्ट रूप में इसको लिखना चाहें तो केवल यहीं तक लिख देंगे, तो ये आपका शॉर्ट रूप हो जाता है। क्लियर है? और यहाँ तक में आपका कौन आ जाएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो आर्गन के बाद आप यहाँ लिख दीजिए, आपका ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट उपस्थिति या प्रकृति में केवल संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि बहुत ही क्रियाशील होता है। अब अयस्क का नाम हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइट FeS2 एंड सिडेराइट FeCO3। क्लियर है? अब इसका जो मुख्यतः जो इसका निष्कर्षण हमें करना है वो मुख्यतः हेमेटाइट द्वारा किया जाता है। तो हिंदी लिखेंगे, लोहे
का निष्कर्षण, लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः इसके द्वारा किया जाता है हेमेटाइट, हेमेटाइट अयस्क द्वारा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अयस्क द्वारा किया जाता है। क्लियर है? तो इसका मुख्यतः किसके हेमेटाइट अयस्क द्वारा इसका निष्कर्षण किया जाता है। इसके चरण निम्नलिखित हैं, इसके चरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, किताब में आपके दे रखा है कि जो इसके चरण होते हैं उसमें पहला जो चरण होता है उसमें क्या किया जाता है, अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमारा चरण क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। ठीक है, सांद्रण की 4 विधि आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, 4 विधि जिसमें हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, फेन फलवन, निक्षालन। तो यहाँ पे इसका सांद्रण जो होगा हमारा जनरली ये हो जाता है गुरुत्वीय पृथक्करण, या आप थोड़ा बहुत पानी से भिगो करके इसमें मिट्टी जैसी अशुद्धियों को आप क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें क्या है, इसके सांद्रण में कि नीचे दिखाई दे रहा है जी, तो इसके सांद्रण में आप क्या लिखेंगे कि हेमेटाइट अयस्क का महीन चूर्ण करके पानी के फुहारे से, पानी के महीन चूर्ण करके पानी के फुहारे से धोया जाता है, जिससे मिट्टी, धूलकण आदि अशुद्धियां दूर हो जाती है, आदि अशुद्धियां दूर हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया सांद्रण में कि इसको महीन चूर्ण किया जाता है, उसके बाद पानी के फुहारे से हम इसको धोते हैं, जिससे जो भी इसमें मिट्टी जैसी अशुद्धियां होती है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोग का 50% पार्ट हो गया। अब इसमें हम लोग को यहाँ पे क्या हो गया, अयस्क का नाम तो लिखा गया। अब निष्कर्षण की विधि में पहली विधि हमने सांद्रण हमने यहाँ देख ली। अब सांद्रण के बाद यहाँ पे क्या होता है, तो सांद्रण के बाद हम इसको ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं और ऑक्साइड को फिर अपचयन करते हैं। तो ये दो जो विधि है ये दोनों एक साथ होती है। तो ये दोनों जो है वो हमारी वात्या भट्टी में होती है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं वात्या भट्टी में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो सेकंड नंबर हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, वात्या भट्टी में होने वाली अभिक्रिया, या हम लोग उसको एक और लिख सकते हैं सांद्रित अयस्क द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तन या धातु का अपचयन। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पहले इसको उतार लिए, तब हम लोग वात्या भट्टी में होने वाली अभिक्रिया को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम वात्या भट्टी में होने वाली अभिक्रिया देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था सांद्रित अयस्क हमें प्राप्त हो चुका था। अब सांद्रित अयस्क से हम धातु का अपचयन करेंगे, जिसको वात्या भट्टी में होने वाली अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि लोहे के निष्कर्षण में वात्या भट्टी में होने वाली अभिक्रिया को लिखें। तो पहले हम वात्या भट्टी को जानते हैं कि वात्या भट्टी होता क्या है। तो वात्या भट्टी जो होती है वो इस टाइप की होती है। इसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो फायर ब्रिक्स का बना होता है, अर्थात वह उच्च ताप को भी सहन कर सकता है। मतलब बहुत एक्सेस ताप हो तो उसमें भी वो बिना पिघले, बिना गले, बिना कुछ हुए कुछ भी उसमें नुकसान नहीं होता है। अर्थात फायर ब्रिक्स का बना होता है, जिसके सबसे ऊपरी परत का टेम्परेचर 500 के होता है और सबसे निचली परत का टेम्परेचर लगभग 2200 के होता है। अब इसके बीच में टेम्परेचर ऊपर से नीचे घट बढ़ते जाता है। 500 के बाद 800, 1000, 1200 के बाद से 1500 के बाद से 2170 तक जाता है। तो अब ये प्रत्येक स्तर पर अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे उन सभी अभिक्रियाओं को ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि जब
वात्य भट्टी में जब हम हेमेटाइट अयस्क को डालते हैं तो हेमेटाइट का जो सांद्रित अयस्क है उसके साथ में हम कोक और चूना पत्थर को डालते हैं। हम यहाँ से ये वात्य भट्टी है, इस वात्य भट्टी में ऊपर से हम कोक और चूना पत्थर मिश्रित अयस्क को डालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कोक और चूना पत्थर मिश्रित अयस्क। ठीक है, मतलब कि अयस्क के महीन चूर्ण को जो था उसको कोक और चूना पत्थर में हम मिश्रित कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से नीचे डालते हैं। ठीक है, यहाँ से हम डालने के लिए बड़े से बड़ा, जैसे वात्य भट्टी होता है तो बहुत गर्म होता है तो वहां तो हम हाथ से डाल नहीं सकते, तो उसके लिए यहाँ पर बड़े से किप बना होता है जिसमें ऊपर से गिराया जाता है, यहाँ से ऊपर से गिराया जाता है। अब यहाँ से एक्स गिरा, मान के चले एक्स यहाँ से गिरना शुरू हुआ। ठीक है, चलिए गिर रहा है, इसमें एक्स गिर गया। ठीक है, एक्स में क्या क्या चीज है तो हम लोग देखें, अभी एक्स ऊपर से जब हम गिराए हैं तो उसमें तीन चीज है, एक अयस्क है, एक कोक है, कोक मतलब कोयला, और एक हमारा चूना पत्थर है CaCO3। ये तीनों को जब ऊपर से गिराया जाता है तो सबसे ऊपर का टेम्परेचर 500 K होता है। ये 500 K पे क्या होता है तो 500 K से 800 K के बीच में 3 अभिक्रियाएं हमें होती है। पहली अभिक्रिया होती है कि 500 K पर जो हमने अयस्क डाला था, अयस्क कौन सा था, हेमेटाइट अयस्क था, तो पहले जो हेमेटाइट अयस्क होता है Fe2O3 प्लस ये हेमेटाइट अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ में मिल करके Fe3O4 बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर ये जो Fe3O4 जिसमें Fe3O में परिवर्तित करता है, ये अब थोड़ा सा नीचे आता है। जब थोड़ा सा नीचे मतलब टेम्परेचर यही 500 से 800 के बीच में, 500 पे ये बन गया मान के चलिए, तो 600 या 700 पे जब नीचे आता है तो यही जो है Fe3O4 फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है तो FeO बनाता है और CO2 को क्या करता है, ये बाहर रिलीज करता है। क्लियर, आपने देखा यहाँ पर दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ 3 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला हेमेटाइट अयस्क Fe3O4 में परिवर्तित होता है और यह Fe3O4 दोबारा कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बनाता है, FeO फेरिक ऑक्साइड बनाता है। अब ये जो हमारा बनाया, अब ये क्या होगा, इसको फिर वह 800 के बाद 900 K से 1500 K में ये जाता है, तो अब इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। और क्या 800 से 1500 के बीच में होता है, तो जो हमने वो चूना पत्थर डाला था, पता है, कोक के साथ और चूना पत्थर के साथ डाला था, तो ये जो चूना पत्थर होता है ये अपघटित हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये भी रिलीज कर देता है। अर्थात हमने यहाँ तीनों में देखा कि क्या हो रहा है, तो पहला में देखिए वही Fe2O3 CO2 के साथ CO के साथ मिलकर के Fe3O4 बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। Fe3O4 CO के साथ मिलकर ये बनाता है FeO बनाता है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और चूना पत्थर भी अपघटित हो जाता है जिसके फलस्वरूप CaO बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलिएगा कि ये CO आया कहाँ से, आया कहाँ से, ये CO आया कहाँ से जो इसको अपघटित कर रहा है, तो अब देखिए CO आया कहाँ से। आपने ऊपर क्या डाला था, कोक डाला था, कोक इसके साथ में मिला के डाला था तो कोक चला जाता है नीचे। यहाँ का टेम्परेचर 900 से 1500 की होता है, यहाँ के बीच का, मतलब बीच वाला टेम्परेचर अगर कहें तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ 500 उसके बाद से यहाँ पे लगभग 1200 के आसपास मान के चलिए। ठीक है, 1270 मान के चलिए बीच का टेम्परेचर, फिर 1570 हो जाता है। 1270 से पहले एक आप 870 भी रख सकते हैं, चाहे 1070 के बाद 1270 के और फिर 1570 के हो जाता है और लास्ट वाला 2170 के होता है। ठीक है, तो जब वो कोक हमने डाला तो कोक जो है 1070 से लेकर के 1570 के बीच में, 1070 से 1570 के बीच में कोक जो होता है वह
नीचे से हम यहाँ वायु का झोंका देते हैं। किसका झोंका देते हैं? वायु का झोंका, वायु का झोंका देते हैं। तो वायु में ऑक्सीजन होता है, आपको पता होगा। ये ऑक्सीजन और ये कोक दोनों तरफ से वायु का झोंका देते हैं, वायु का झोंका। वायु मीन्स O2, ऑक्सीजन का झोंका, ठीक है। तो हमने जो ऑक्सीजन दिया, ये ऊपर से कोक जो गिर रहा था उसके साथ में मिल करके, मतलब कोक अब प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये भी गैस ऊपर आती है। ये कहाँ अभिक्रिया हो रही है? यहाँ नीचे होती है 1500 के टैप पर, यहाँ पर हुआ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर की तरफ जब बढ़ रही है तो ऊपर से क्या गिर रहा है? कोक गिर रहा है। तो ये कोक फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ये कोक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, यही कार्बन मोनोऑक्साइड जब यहाँ से निकलती है बाहर, तो निकलते समय वह इन दोनों से मिल करके 500 से 900 के तक, वो 500 से 800 के तक ये क्या करती है? अभिक्रिया करती है। और अभिक्रिया करके ये तीनों काम करती है। तो आपको पता चल गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ से? कोक जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर कोक के साथ में मिल करके, कोक मतलब कार्बन के साथ मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ऊपर चला जाता है। यहाँ तक क्लियर? अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर चला गया, फिर कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमें मिल रहा था क्या? FeO। 1500 के ताप तक FeO के साथ में कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, दिख रहा है? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये FeO के साथ मिलकर के क्या बनाता है? Fe धातु बनाता है। और प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। अर्थात 500 से 800 के पर ये 3 अभिक्रिया होती है और 900 से 1500 के पर ये 3 अभिक्रिया होती है। तो मैं टोटल अभिक्रिया को यहाँ पढ़ा के दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से चित्र में क्या होता है। सबसे पहले ऊपर से हम कोक, चूना पत्थर मिश्रित अयस्क को गिराते हैं। जब यहाँ गिराते हैं तो यहाँ से हम वायु का झोंका देते हैं, मतलब ऑक्सीजन देते हैं। तो ये ऑक्सीजन और यहाँ से कोक 1500 के टेम्परेचर पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर आता है 500 से कितना? 800 के ताप पर। ये कार्बन मोनोऑक्साइड पहले अयस्क से मिलता है, मिलकर ये क्या बनाता है? Fe3O4 और प्लस में CO2 गैस रिलीज करता है। फिर Fe3O4 फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलता है, फिर FeO और CO2 गैस को रिलीज करता है। फिर यहाँ पर हमने जो चूना पत्थर इसके साथ में डाला था, वह चूना पत्थर CaO बनाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। अब आपने यहाँ देखा, हमने ये सब चीज पढ़ लिया। अब इसमें एक चीज और बचता है, ये आप देखिए कि CaO ये कहाँ गया? ये CO2 तो बाहर निकल गया। कहां से बाहर निकल गया? देखिए यहां से निकलता है बाहर। CO2 का निष्कासन, ठीक है? निष्कासन कहां से होता है? निष्कासन कहां से निष्कासन हो रहा है? ये CO2 का यहां से बाहर CO2 निकल जाता है और यहां से ऑक्सीजन दिया जाता है। अब बात आई कि कोक के साथ में जो चूना पत्थर था उसमें बना क्या? CaO। ये कहां गया? तो एक और अभिक्रिया होती है 900 से 1500 पर, यहां पर होती है वो अभिक्रिया। उसमें क्या होता है? जो आपका चूना पत्थर था कहां था? चूना पत्थर से CaO बना था। ये CaO दिख रहा है? हाँ, बस लास्ट लिखना है। CaO बालू के साथ में, अब बालू कहां से आया? तो ये अयस्क में थोड़ा बहुत बालू के मिश्रित कण रह जाते हैं। ये बालू के साथ में मिल करके FeSiO3 ये क्या बनाता है? फेरस सिलिकेट। क्या बनाता है? फेरस सिलिकेट मतलब धातु मल। ये क्या होता है? धातु मल बनाता है। क्या बनाता है? धातु मल। तो ये अभिक्रिया, और इसमें एक और जोड़ लीजिएगा कि ये अभिक्रिया और होती है। क्लियर? तो अब मैं इस सारी अभिक्रियाओं को संतुलित करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे Fe 2 बार है, F यहाँ 3 बार है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर नहीं, यहाँ 3 लगा देंगे।
और यहाँ क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो Fe 6 बार हो गया। O यहाँ 3 3 का 9 1 10, यहाँ पे 4 गुना 8 और 2 10, O भी बराबर C एक बार बराबर है। अब देखिए यहाँ पे Fe3O4 से ये बनाया जा रहा है, यहाँ 3 बार है तो यहाँ 1 बार है तो 3 लगा देंगे, 3 हो गया। और 3 लगाने के बाद से O यहाँ पे कितना है 4 और 1 5, इधर कितना 2 और 3 5 बराबर है ये। फिर हमारा देखते हैं यहाँ CA एक बार C एक बार O 3 बार, तो 1 और 2 3 बार, ये भी बराबर है। यहाँ देखते हैं C प्लस O2, ठीक है, C प्लस CO2 तो यहाँ 2CO बनेगा, ठीक है, यहाँ 2 को C है तो 2 को C बनेगा, ठीक है। Fe प्लस CO तो FeO और CO2 ये भी सही है, CiSO3 मतलब संतुलित हमारा ये भी हो गया। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन से अभिक्रिया, अब सारी अभिक्रिया आपको आप यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि ये चित्र आप जब बनाइएगा तो ये चित्र ही आपका इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे केवल चित्र चेक होता है, आपके जब बना के आइएगा तो आपका चित्र केवल वहां चेक होगा। तो अब मैंने जो अभिक्रिया पढ़ाई है मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको। 500 से कितने के पास यहाँ पे कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है Fe2O3 प्लस CO बना क्या Fe3O4 प्लस CO2, पहला ये बना, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 था और यहाँ क्या था 2 था। फिर दूसरा अभिक्रिया क्या होता है Fe3O4 प्लस CO, तो क्या बना FeO प्लस CO2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्लियर। फिर चूना पत्थर वाला हमने देखा कि जब चूना पत्थर को इसमें मिलाया गया CaCO3 प्लस कहाँ तक C प्लस ने बराबर क्या बना CaO प्लस CO2, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 अभिक्रिया कहाँ से कहाँ तक हो रही है, तो ये 3 अभिक्रिया के बारे में हमने जाना। ये 900 से दिख रहा है उधर थोड़ा सा उधर, बस ठीक है। ये 900 से कितने के ताप पर हो रही है, 900 से तो सॉरी 500 से 800 के ताप पे हो रही है। फिर हम 1500 से 900 से 1500 के लिए, 900 से 1500 के ताप के लिए ये 4 अभिक्रिया जो है C प्लस O2, फिर C प्लस CO2 और फिर FeO प्लस CO और फिर ये लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, लिखने के बाद से जब यहाँ लिख देंगे तब देखते हैं क्या होता है। तो नीचे जब हम आते हैं तो 2200 के ताप पर क्या होता है, जो हमारा ये धातु मल बना था, ये धातु मल, ये ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का यहाँ धातु मल जो होता है ये क्या हो गया ब्लैक कलर का। यहाँ पे एक डिब्बा बना देता हूँ, इधर ना ये लिखा जाए, इधर क्या लिखे थे O2 का क्या लिखे थे, O2 का झोंका, ठीक है, यहाँ से दिया जा रहा है O2 मतलब वायु का झोंका। और यहाँ हम एक डिब्बा बना लेते हैं। इस डिब्बा में ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का इस डिब्बा में आकर के गिरने लगता है। ये डिब्बा में क्या गिर रहा है ब्लैक कलर का, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु मल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, धातु मल। जो बन रहा था हमारा धातु मल, क्या बन रहा था, ये बन रहा था FeSiO3, ये धातु मल यहाँ बनता है। और इधर आप जो रेड कलर का देख रहे हैं, इसको भी हम एक डिब्बा में बना देते हैं। ये डिब्बा में रेड कलर का जो आप देख रहे हैं, ये डिब्बा में गिरता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कच्चा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, कच्चा लोहा कहते हैं। ये किस नाम से जानते हैं, कच्चा लोहा, ठीक है। अब कच्चा लोहा को थोड़ा सा और क्या कहते हैं, उस लोहे के साथ में, रद्दी लोहे के साथ में मिला करके जब गर्म किया जाता है तो कच्चा लोहा से ढलवा लोहा बनाया जाता है। तो ढलवा लोहा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कच्चा लोहा यहाँ बनता है। तो ये टोटल अभिक्रिया इतना ले दीजिएगा तो बन जाएगा। और ये आप चित्र बना दीजिएगा तो आपका कंप्लीट। इस चित्र में अभी यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा आपको, ये तीनों लिखना पड़ेगा। C प्लस O2 बराबर CO2 एंड C प्लस CO2 बराबर CO2 नहीं CO 2CO, ठीक है। ये दोनों ऊपर बाहर निकल गया। और एक और क्या बना, FeO जो ऊपर से प्राप्त हुआ था यहाँ से, प्लस CO क्या बनाया Fe प्लस CO2, ये भी बाहर निकल गया।
और लास्ट हमारा एक और था क्या, कैल्शियम वाला, तो उसको भी लिखना तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल अभिक्रिया वात्य भट्टे में होने वाली अभिक्रिया होती है। तो साफ साफ फिगर बना लेंगे, अच्छी तरीके से इसको उतार लीजिए, तब हम इसके उपयोग को देखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अच्छी तरीके से साफ दिखना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत अच्छी तरीके से जी। चलिए अब एक बार फिर से मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। तो सांद्रित अयस्क से जो लोहे का निष्कर्षण होता है उसको वात्य भट्टी में कराया जाता है। वात्य भट्टी में कोक चूना पत्थर के साथ में उसको मिला के डाला जाता है। डालने के बाद से वात्य भट्टी में ये अभिक्रिया होती है। यहाँ तक तो क्लियर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। आपको लिखना अगर हिंदी होगा तो आप ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले हेमेटाइट X इसमें चेंज होता है, Fe3O4 में चेंज होता है, फिर Fe3O4 FeO में चेंज होता है। तो ये सब हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली यहाँ से यहाँ तक 6 जो 7 को आपको मैंने लिखवाया, ये 7 अगर लिख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको इतनी अच्छी तरह लिखवाया हूँ कि शायद आप भूलेंगे नहीं, ये 7 रिएक्शन आपको याद रहेगा। तो यहाँ तक अच्छी तरीके से कर लीजिए और चित्र भी बगल में बिल्कुल साफ सुथरा बनाएंगे, क्योंकि फिगर से नंबर मिलते हैं, तब हम लोग आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो वात्य भट्टी में सबसे नीचे पेने में रेड रंग का जो है वो हमारा क्या हो जाता है, कच्चा लोहा हो जाता है। यह कच्चा लोहा पेने में जमा हो जाता है, जिसमें लगभग 4% कार्बन तथा अन्य अशुद्धियां होती है। कितने परसेंट कार्बन होता है, 4% कार्बन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं। मतलब जो लोहा में प्राप्त होता है ये कच्चा लोहा या पिग आयरन होता है। अब इस कच्चा लोहा से ढलवा लोहा भी प्राप्त किया जाता है। तो ढलवा लोहा कैसे बनाया जाता है, जब कच्चे लोहे को रद्दी लोहा और कोक के साथ में गर्म किया जाता है, तो जब पिघलाया जाता है गर्म करके, तो वह ढलवा लोहा में बदल जाता है। ठीक है, जिसमें 3% कार्बन होता है। याद रखिएगा, इसमें 3% कार्बन होता है, इसमें 4% होता है, इसमें 1% कम कार्बन होता है। ठीक है, फिर हमारा पिटवा लोहा, पिटवा लोहा जिसे हम लोग पीट करके आघात वर्धक लोहा जिसे कहा जाता है। तो पिटवा लोहा रफ आयरन क्या है, तो जब ढलवा लोहा में उपस्थित जो भी अशुद्धियां होती है, कार्बन ये सब वाली जो भी अशुद्धियां हैं, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए कोक और चूना पत्थर के साथ में मिला करके दोबारा उसे शुद्ध किया जाता है। मतलब जब कोक और चूना पत्थर के साथ मिलाएंगे तो जो अशुद्धियां होगी वो धातु मन के रूप में बाहर निकल जाती है। जो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है वह हमारा पिटवा लोहा होता है। यह सबसे शुद्ध रूप होता है। सबसे कौन सा रूप होता है, ये शुद्ध रूप होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे तीनों देखा, ये आपके नोट की चीजें हैं, थोड़ा बहुत जानकारी देने की। कच्चा लोहा, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, ये क्या होता है, ये बस जानकारी के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा आता है उपयोग। तो इसके क्या उपयोग है, तो आपने लोहा का तो उपयोग पढ़ा ही है भाई, क्या क्या करते हैं। तो लोहा से हम लोग बर्तन बनाते हैं, लोहा से गाड़ी के पार्ट पुर्जे बनते हैं, लोहा से मशीन के पार्ट पुर्जे बनाए जाते हैं। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। खिड़की और दरवाजे में भी इसका उपयोग किया जाता है, रेल की पटरी निर्माण किया जाता है, रेल का इंजन निर्माण किया जाता है। तो ये सभी हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ये इसके उपयोग को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ उपयोग लिख लीजिएगा, 4-5 को मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ कि यहाँ पे उपयोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा लोहा खत्म हुआ, लोहा का निष्कर्षण समाप्त हुआ। तो आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अगर समझ में आ गया होगा तो इस लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और आगे भी वीडियो मैं बाकी 3 जो है उसके लिए मैं बना दूंगा, जिसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 मार्क्स एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा, आप सारे का सारा क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।